11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी विल डिस्कस हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे आई होप के स्टूडेंट यू कैन सी द डायग्राम। ये स्टूडेंट बेसिकली दिस रिप्रेजेंट ए गैस enclosed in a piston cylinder arrangement. This is actually our gas enclosed in a piston cylinder arrangement. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो गैस है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट सिस्टम बिकॉज वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन का हम एनालिसिस करते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सिस्टम। अगर रेस्ट ऑफ द पोर्शन की बात करें ये स्टूडेंट हमारे पास दिस इज एक्चुअली सराउंडिंग। तो अगर सबसे पहले हम डिस्कस करें हीट के बारे में डिस्कस करें, हीट स्टूडेंट बेसिकली जब दो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, आइदर दे आर बोथ सिस्टम्स और वन सिस्टम एंड अनदर इज सराउंडिंग। अगर उनके बीच स्टूडेंट एक टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी एनर्जी को स्टूडेंट हम बेसिकली हीट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ एक्चुअली एट टेम्परेचर T1, जबकि जो सराउंडिंग है दैट इज़ एट टेम्परेचर T2। अगर स्टूडेंट T1 इज़ ग्रेटर दैन T2 तो हमारी जो हीट है दैट विल एक्चुअली फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। एनर्जी हमारी फ्लो करेगी, इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को स्टूडेंट हम हीट कहते हैं, द एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर स्टूडेंट रिवर्स सिचुएशन है, इफ़ T2 इज ग्रेटर दैन T1 तो हमारी जो हीट है दैट विल एक्चुअली फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो सबसे पहले हमने हीट के बारे में डिस्कस किया। हीट इज इनफैक्ट एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इट मे बी टू सिस्टम्स आल्सो। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, वर्क डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो दिस यू कैन सी, ये हमारा है दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली पिस्टन। इफ वी आर हैविंग मोशन ऑफ दिस पिस्टन आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम कहेंगे यू कैन से आइदर इट इज एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग। तो इसका मतलब हमारे पास वी आर ऑब्टेनिंग वर्क। थर्मोडायनेमिक्स के एक्चुअली स्टूडेंट दो ही तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका वर्क ऑब्टेन करना, सिस्टम से हीट सप्लाई करके वर्क ऑब्टेन करना, और वाइसी वर्सा स्टूडेंट के वर्क इनपुट देके हीट को एक्सट्रैक्ट करना है। दीज आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में एक्चुअली वर्क इज़ डन, तो वर्क वहाँ पे स्टूडेंट किया जाता है, वर्क इज़ डन, और हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हमारा हीट एक्सट्रैक्शन इज़ अवर ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें स्टूडेंट व्हीकल्स की बात करें, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वहाँ पे हम जो फ्यूल हमारा बर्न होता है दैट एक्चुअली गिव यू द हीट सप्लाइड। यहाँ पे हीट इज जनरेटेड, वो हीट स्टूडेंट बेसिकली इस पिस्टन को मूव करती है, तो वर्क इज ऑब्टेन्ड। सो इन दिस वे टू मेन ऑब्जेक्टिव्स आर आइदर टू ऑब्टेन द वर्क और टू एक्सट्रैक्ट द हीट। सो दीज आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे, साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में यू कैन सी एक सिस्टम रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 इज एक्चुअली ग्रेटर दैन T1। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग वाइल T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम हमारा लोअर टेम्परेचर पे है, इसका मतलब हमारी जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ फ्लो करेगी। हीट इज एडेड टू द सिस्टम। जब हीट इज एडेड टू द सिस्टम है तो साइन कन्वेंशन ये है दैट हीट इज टेकन एज अ पॉजिटिव। हीट एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज
सिमिलरली अगर स्टूडेंट इसका ऑपोजिट देखें, अगर हमारा सिस्टम हायर टेम्परेचर पे है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट हमारी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फ्लो करेगी। कहने का मतलब हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो अगर हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड हीट गेन्ड या एडेड टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर हीट। अब चलते हैं वर्क की तरफ। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, वर्क ऑब्टेन करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर तो सिस्टम हमारा वर्क करता है तो दैट शुड डेफिनेटली बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमारा सिस्टम कुछ ऐसे वर्क करता है, कहने का मतलब है यू आर गेटिंग एक्सपेंशन। इट मीन्स स्टूडेंट के जो हमारा वर्क है दैट इज डन बाय द सिस्टम एंड दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है लाइक दिस, तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन नेक्स्ट लिखी हुई है। यू कैन सी हियर वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव वाइल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं बिफोर मूविंग फर्दर। क्या क्या हमने डिस्कस किया है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज हीट। हीट इज एक्चुअली एनर्जी फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, आइदर सिस्टम सराउंडिंग और टू सिस्टम्स। तो दैट इज एक्चुअली टेकन एज अ हीट। उसके बाद हमने हीट की साइन कन्वेंशन डिस्कस की है। इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम और यू कैन से गेन्ड बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली अगर सिस्टम हमारा वर्क करता है बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, अगर हमें वर्क करना पड़ता है तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। अब स्टूडेंट हम एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वर्क डन का फॉर थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे यू कैन सी दी यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने स्टूडेंट एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे वी विल ड्राइव, दिस इज एक्चुअली एफ, दिस इज पी। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। यू कैन सी हियर, जब हमारा पिस्टन थोड़ी सी मूवमेंट करता है, dx मूवमेंट करता है, तो हमारा स्मॉल वर्क डन आएगा। दिस विल बी स्मॉल वर्क डन। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना होगा, एफ dx। तो फोर्स स्टूडेंट हमारी किसके इक्वल होती है, प्रेशर इनटू एरिया के। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल फोर्स। यू कैन सी हियर फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सिस्टम PA इंटू dx। इसका मतलब स्टूडेंट जो अगर हम PA की ADX की बात करें, दिस ADX, इस ADX टर्म को थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये हमारी ADX स्टूडेंट एक्चुअली क्या है, A स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाइल DX स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो ADX स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल बनेगी। ये वॉल्यूम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वॉल्यूम, ADX, एरिया इंटू DX। तो दैट इज एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम dV। तो यहाँ पे ADX की जगह हम dV लिख देंगे। अल्टीमेटली हमारे पास जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो होगा PdV। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी V1 से V2 की तरफ। V1 इज आवर इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज आवर फाइनल वॉल्यूम। PdV लिख देंगे, PdV। उसके बाद स्टूडेंट dV की इंटीग्रेशन कर देंगे, P हमारा बाहर आ जाएगा। dV की इंटीग्रेशन करेंगे तो V आ जाएगी। लिमिट्स हमारी है V1 टू V2। तो वर्क का हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन आ रहा है P V2 माइनस V1, प्रोवाइडेड स्टूडेंट ये है कि यहाँ पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। देन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि प्रेशर को हमने बाहर लिया है इंटीग्रेशन से, दैट मीन्स वी हैव अज्यूम्ड कि अवर प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक हमारे पास जनरल सा एक्सप्रेशन आ रहा है वर्क डन का P V2 माइनस V1। तो यहाँ से स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है, अगर तो हमारा V2 इज ग्रेटर देन V1 है, V2 इज ग्रेटर देन V1, इसका मतलब हमारी ये टर्म जो है वर्क वो हमारा पॉजिटिव होगा। दिस टर्म विल बी पॉजिटिव।
व्हाट आई वांट टू से स्टूडेंट की जो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन में हमारा V2 इज़ ग्रेटर देन V1 होता है एक्सपेंशन में, तो वहाँ वर्क हमारा होता है स्टूडेंट पॉजिटिव। अगर बात करें कंप्रेशन की, कंप्रेशन में स्टूडेंट हमारा जो V2 है वो एक्चुअली लेस देन V1 होता है, यहाँ भी थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, V2 इज़ लेस देन V1 कंप्रेशन में, तो वर्क हमारा होगा नेगेटिव इन दैट केस। तो ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, इफ़ एक्सपेंशन इज हैपनिंग तो वर्क इज़ पॉजिटिव, इफ़ कंप्रेशन इज हैपनिंग तो वर्क इज़ नेगेटिव। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी के ऊपर चलते हैं। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू कैन सी इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कहने का मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट इज इंटरनल एनर्जी। और जो स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा चेंज होगा ओनली देन देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, T कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर बात करें स्टूडेंट साइन कन्वेंशन की, अगर तो हमारे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। सो दीज आर सम ऑफ द साइन कन्वेंशंस। एक और रिकॉल कर लेते हैं, हीट गेन्ड और एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम नेगेटिव, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। अब नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली स्टूडेंट जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक तरह से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, यू कैन सी हियर वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम। तो वो हीट क्या काम करेगी, इट विल डू टू पर्पसेस। जो हीट है दैट विल बी यूज फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट पर्पस उसका है टू ऑब्टेन द वर्क डन बाय द सिस्टम। सेकंड इसका पर्पस है स्टूडेंट टू ऑब्टेन, टू इंक्रीज, टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब है जो हीट है दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो स्टेटमेंट आपको सामने नज़र आ रही है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा क्यू कहने का मतलब है हीट चेंज इज इक्वल टू वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू आई होप यू कैन सी, सिमिलरली डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। So this is actually statement of first law of thermodynamics। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम डेल्टा यू की वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितनी आएगी, दैट विल बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट कर सकते हैं PdV। तो ये हमारे पास एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन आ गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली यूज होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस PdV। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगर स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम में तो देयर इज़ नो हीट चेंज, डेल्टा क्यू भी जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर फर्स्ट लॉ से देखें, डेल्टा क्यू भी जीरो, डेल्टा दोनों ही हमारी टर्म जीरो है, ये टर्म भी जीरो है आइसोलेटेड सिस्टम में और ये भी जीरो है। इसका मतलब स्टूडेंट अल्टीमेटली डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज एक्चुअली जीरो। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक्चुअली स्टूडेंट ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन जो अभी हमने डिस्कस की है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, सिमिलरली बॉइलिंग ऑफ वाटर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं।
तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस एज वेल एज बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है वहाँ स्टूडेंट ये डेल्टा यू जो है दैट इज एक्चुअली जीरो, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो पहले ही डिस्कस किया है, वो सीधा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ देर इज़ नो टेम्परेचर चेंज डेल्टा यू विल बी जीरो। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमारे पास ये कंक्लूजन आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। कहने का मतलब है जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास स्टूडेंट वर्क आएगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जितनी हीट सप्लाई करें उतना ही वर्क, कहने का मतलब प्रोसेस विल बी 100% एफिशिएंट विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस जो प्रैक्टिकली है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी जो डेल्टा क्यू है वो जीरो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोजल्स और टरबाइन में हम एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है नोजल्स और टरबाइंस में, तो वहाँ पे हीट सप्लाइड ज़ीरो होती है। अगर डेल्टा क्यू जीरो है स्टूडेंट, डेल्टा क्यू इज़ जीरो, दिस टर्म जीरो, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क ऑब्टेन हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन हीट तो वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिस्टम को अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, ओनली देन वी कैन ऑब्टेन द वर्क डन बिकॉज नो हीट इज सप्लाइड इन दिस प्रोसेस। अगर बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस में स्टूडेंट हमारा जो वॉल्यूम होता है वो डेल्टा वी जीरो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। दिस इज एक्चुअली डेल्टा वी जीरो आइसोकोरिक प्रोसेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो बेसिकली एग्जांपल आइसोकोरिक प्रोसेस की होती है। चेंज इन वॉल्यूम इज़ जीरो। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी जीरो ही है स्टूडेंट। अगर वर्क डन जीरो है तो देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनता है, इक्वेशन क्या बनती है, वर्क डन इज़ जीरो। यहाँ डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू जीरो पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो हीट सप्लाइड है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब है जितनी हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं डेल्टा क्यू वो सीधी ही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। डेल्टा डब्ल्यू इज़ जीरो हेयर। इसीलिए तो स्टूडेंट प्रेशर कुकर में जो हमारा खाना है वो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जो हीट सप्लाइड है दैट इज़ एक्चुअली जस्ट इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नो वर्क इज़ डन हेयर। आइए चलते हैं नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस के ऊपर। आइसोबारिक प्रोसेस में स्टूडेंट हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर इज़ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वी आर हीटिंग द वाटर विदाउट एनी लिड और कवर ऑन दी पैन, तो हमारा जो प्रोसेस है दैट विल बी आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में स्टूडेंट दोनों ही चीज़ें हमारी होती हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज भी होती है और वर्क डन इज आल्सो ऑब्टेन्ड। आइए कुछ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस उनके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। वी विल डिस्कस नाउ सम ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ मेन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हमारा जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, एसेंशियल कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक सिस्टम, ये हमारे पास है गैस। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन स्टूडेंट ये है, आई होप के यू कैन सी हियर, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट। क्योंकि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसका मतलब जो हमारी जो वॉल्स हैं इस कंटेनर की वो कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि हमारी हीट या तो बाहर जा सके, जहाँ हीट हमारी बाहर जा सके या अंदर आ सके, सो दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज मेंटेन्ड।
अगर स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन, तो हमारा टेम्परेचर तो इंक्रीज़ होगा अगर हमारी हीट इज़ नॉट लॉस्ट फ्रॉम दी वॉल्स। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए कंटेनर की। उसके बाद प्रोसेस हमें काफ़ी स्लो करना पड़ता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास सफिशेंट टाइम भी होना चाहिए हीट गेन करने का या हीट लॉस करने का। अगर हम प्रोसेस रैपिडली करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, बट वी विल नॉट बी हैविंग सफिशेंट टाइम टू लूज़ और गेन दी हीट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस स्टूडेंट जनरली स्लो कंडक्ट किया जाता है। आगे है एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल है। सिमिलरली स्टूडेंट बॉइलिंग प्रोसेस भी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको कि हम बोल्स लॉ भी कहते हैं। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस करेक्टराइज बाय दिस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विच इज़ कॉल्ड एज बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर बात करें स्टूडेंट, आगे लिखा है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम में स्टूडेंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, इंडिकेटर डायग्राम वो देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का जब हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो उसकी जो स्लोप आती है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू माइनस पी बाई वी के इक्वल होती है। स्लोप जो होती है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू माइनस पी बाई वी व्हेन वी ड्रॉ पीवी डायग्राम फ्रॉम आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में लिखा है एस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एस का मतलब है स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट। अगर स्टूडेंट हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी है, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब वी हैव टू सप्लाई इनफाइनाइट हीट। जितनी मर्जी हम हीट सप्लाई करी जाए टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, और स्पेसिफिक हीट के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वी हैव टू सप्लाई इनफाइनाइट हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की दैट इज़ एक्चुअली इनफाइनाइट। जितनी हम मर्जी हीट सप्लाई करें टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा स्टूडेंट, दैट विल नॉट इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू हमारा जीरो होता है, क्योंकि हमारा चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। नेक्स्ट स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क डन। ये हम एक्सप्रेशन आगे जाकर ड्राइव करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस का। वर्क डन हमारा इसके इक्वल होता है, दीज आर टू इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, 2.303 NRT log V2/V1 और नीचे है P1/P2। ये हम नेक्स्ट स्टेप में ड्राइव करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। आगे स्टूडेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी कुछ इसकी डिटेल लिखी हुई है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें डेल्टा के वो जीरो होती है, देयर इज़ नो हीट सप्लाइड। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टूडेंट कंडीशन पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखी हुई है। तो नेचुरली है वाल हमारी नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि ना ही हीट अंदर आए और ना ही बाहर। दी वाल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग। कहने का मतलब इंसुलेटेड होनी चाहिए वॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये है हमारा वॉल्स, हमारी ये जो वॉल्स हैं दिस शुड बी एक्चुअली इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग होगी तभी हम हीट को प्रिवेंट करेंगे। इट विल नाइदर बी लॉस्ट नॉर विल बी गेन्ड बाय द सिस्टम। उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस बिल्कुल आइसोथर्मल के एक तरह से, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोली होना चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस स्टूडेंट दैट शुड बी एक्चुअली कंडक्टिंग वेरी रैपिडली। आई होप यू कैन सी हियर, यहाँ मेंशन है एडियाबैटिक प्रोसेस शुड बी कंडक्टिंग एट ए सडन। आई होप यू कैन सी हियर, सडन रैपिडली होना चाहिए। इसकी कुछ उसके बाद एग्जांपल्स दी हुई है डेली लाइफ की। कौन कौन सी एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस की? सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। नेक्स्ट है सडन बस्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ ए बाईसाइकिल टायर। फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग योर बाईसाइकिल, सडन टायर बस्ट हो जाता है तो एकदम से हमारी जो एयर है वो बाहर निकलती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सिमिलरली स्टूडेंट जब क्लास में टीचर बोलता है तो आप उसकी जो आवाज़ सुनते हो, जब अपने फ्रेंड्स की आवाज़ सुनते हो, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, दैट इज आल्सो एन एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट वाज एक्चुअली प्रूव्ड बाय लैपलेस, जबकि जो न्यूटन है स्टूडेंट ये ज्यूम किया था कि जो साउंड वेव है दैट इज एक्चुअली एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
लेकिन लेटर ऑन इसमें करेक्शन की गई थी। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। सिमिलरली स्टीम इंजन में स्टूडेंट जो स्टीम की एक्सपेंशन या कंप्रेशन है दैट इज आल्सो एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर गामा इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक इंडेक्स। PV gamma is equal to constant. This is our first equation, pressure volume. This is our second equation, temperature volume. TV gamma minus 1 is equal to constant. उसके बाद स्टूडेंट अगर PV डायग्राम ड्रॉ करें तो इसकी जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू दिस माइनस गामा P बाई V। एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट हमारी जीरो होती है, आइसोथर्मल की होती है इन्फिनिटी, जबकि एडियाबैटिक की जीरो है। क्योंकि हमने हीट तो सप्लाई ही नहीं करनी एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो स्पेसिफिक हीट तो नेचुरली ज़ीरो होनी चाहिए। अब चलते हैं स्टूडेंट वर्क डन। वर्क डन का हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे अभी, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है P2, यू कैन सी हियर P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर 1 माइनस गामा, अभी हम ड्राइव करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का PV डायग्राम देख सकते हो। प्रेशर जहाँ पे कांस्टेंट है, वी आर हैविंग ए हॉरिजेंटल लाइन, we are having a horizontal line, that means pressure is constant in isobaric process, P is constant। आइसोबारिक प्रोसेस में स्टूडेंट दोनों ही चीज़ें होती हैं, वर्क डन भी होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होती है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट इज उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस का स्टूडेंट एक ये इंपॉर्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस में चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल एक्चुअली। आइसोबारिक प्रोसेस चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे स्टूडेंट दिस लॉ इज एप्लीकेबल एक्चुअली आइसोबारिक प्रोसेस में। V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में स्टूडेंट हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो V इज कांस्टेंट देयर, तो वर्क डन भी जीरो ही होता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। इसका मतलब जो हीट सप्लाइड है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये लॉ एप्लीकेबल है, गेल उसक लॉ, P बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में स्टूडेंट PV M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, वेयर M इज हैविंग वैल्यूज 0 1 और आर नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब M कुड बी इधर 1.2 1.5 1.6। M की वैल्यू स्टूडेंट उस प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। टू इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन स्टूडेंट यहीं से ड्राइव करेंगे। स्मॉल वर्क डन पहले हमारे पास आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। हेयर वी आर एक्चुअली हैविंग F इज इक्वल टू P बाई A, तो ये स्मॉल वर्क डन PdV है जो कि जनरल एक्सप्रेशन है। उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे कैसे, V1 से V2 इंटीग्रेशन करेंगे PdV की। यहाँ पे स्टूडेंट है क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल हमारे पास है dV, यू कैन सी हियर। तो ये जो टर्म है ये भी टर्म है स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ही होनी चाहिए, तो इसको हम P को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे इसको। PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास गैस की इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट कितनी आएगी, दैट विल बी nRT बाई V। तो यही वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट दिस स्टेप। nRT को बाहर ले लेंगे, n इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T कांस्टेंट है, तो ये तीनों ही टर्म हमारी कांस्टेंट है nRT। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई V dV। तो 1 बाई V की इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारे पास कितनी होती है, दैट इज एक्चुअली log V, नेचुरल log V। तो nRT तो इंटीग्रेशन से बाहर है, तो 1 बाई V की इंटीग्रेशन आएगी log V। दिस इज द
स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1/v की इंटीग्रेशन आएगी log v। लिमिट्स हम पुट करेंगे v1 से v2 की तरफ लिमिट्स पुट करेंगे। तो लिमिट्स पुट करने के बाद देख लेते हैं क्या बन रहा है। यहाँ स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास पहले बनेगा, पहली लिमिट पुट करेंगे तो वी विल गेट log v2 माइनस log v1। उसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे log a माइनस log b का, विच इज़ इक्वल टू log a ओवर b। तो वही हमारे पास बन जाएगा log v2 बाई v1। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, NRT log v2 बाई v1। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये जो नेचुरल लॉग है इसको रिप्लेस किया है बाय log 10, क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल होता है वो एक्चुअली log 10 का ही जनरली वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं। log 10 वो कैसे चेंज करेंगे, यू कैन सी हियर log e को यहाँ लिख ही लेते हैं। log e को कैसे रिप्लेस करेंगे, log e दैट विल बी इक्वल टू 2.303 साथ में आएगा log 10। कुछ ऐसे स्टूडेंट रिप्लेस करेंगे जो कि आप नीचे फॉर्मूले में देख सकते हो। log e को रिप्लेस किया है log 10 से, ये हमारे पास है log 10, यहाँ पे 2.303 साथ में एक्स्ट्रा आएगा। तो दिस विल बी अवर एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारा स्टूडेंट बेसिकली वॉल्यूम की फॉर्म में है v2 बाई v1। उसके बाद अगर प्रेशर की फॉर्म में है ना, वो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इज कॉन्स्टेंट। यहाँ से v2 ओवर v1 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं जो p1 बाई p2 आएगी। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर जो ऊपर हमारी इक्वेशन थी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास प्रेशर की फॉर्म में आ रहेगी वर्क डन का एक्सप्रेशन 2.303 RT log p1 बाई p2। तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन के, ये वॉल्यूम वाला और ये हमारा है प्रेशर वाला। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जैसे कि पहले डिस्कस किया है, सेम यहीं से शुरू करेंगे स्टूडेंट। DW हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस का आएगा PdV, ये जनरल एक्सप्रेशन है। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस में स्टूडेंट डेल्टा के 0 होती है, हीट सप्लाइड 0, द हीट गेन्ड इज आल्सो 0। तो ये उसकी इक्वेशन है स्टैंडर्ड, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से P की वैल्यू स्टूडेंट निकाल लेंगे, कितनी आएगी हमारे पास, आई होप कि यू कैन सी हियर, वो हमारे पास है कि C ओवर V रेस टू पावर गामा, वही वहाँ पे पुट करेंगे P की जगह। ये dV तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ P की जगह पुट कर देंगे C ओवर V रेस टू पावर गामा। उसके बाद स्टूडेंट ये V ओवर गामा जब टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, V रेस टू पावर माइनस गामा बनेगा। C को हम बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से, C इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का रूल यूज करेंगे, पावर में एक प्लस कर देंगे और जो न्यू पावर है हमारी, नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पावर में एक इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, यू कैन सी हियर, एक प्लस करेंगे और न्यू पावर हमारी जो है माइनस गामा प्लस 1 वो नीचे आ जाएगी, न्यू पावर माइनस गामा प्लस 1 नीचे, एज पर रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये बाहर आ जाएगा, दिस डिनोमिनेटर, जब ये डिनोमिनेटर बाहर आएगा, बाहर आके 1 माइनस गामा बनेगा, पॉजिटिव टर्म हम पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, पहले V2 पुट करेंगे फिर V1 पुट करेंगे। V2 1 माइनस गामा, V1 1 माइनस गामा, 1 को हमने पहले लिखा है पॉजिटिव टर्म को। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, 1 माइनस गामा तो ऐसा चाहिए, C को हमने अंदर जाके मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट्स में लेके गए हैं यहाँ पे, आई होप कि यू कैन सी हियर, C को ब्रैकेट्स में, यहाँ C की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास ये एक्सप्रेशन था PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम हेयर। तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट C की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे
P2 V2 गामा, और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू फॉर सिंप्लीफिकेशन। देखते हैं इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है। जब वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो कुछ ये सिचुएशन आई, यहाँ सिचुएशन आई। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें स्टूडेंट, तो पावर जब एड अप होंगी तो गामा गामा तो कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली V2 रेज टू पावर 1। सिमिलरली यहाँ भी स्टूडेंट गामा गामा कैंसिल, V1 रेज टू पावर 1 ही हमारे पास बचेगा। तो वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन, वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। तो दिस इज़ अवर एक्सप्रेशन। एक बार उसको थोड़ा सा रीशफल कर लेते हैं। P1 V1 पहले लिखेंगे, माइनस इससे एडजस्ट हो जाएगा गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू स्टूडेंट जनरली ग्रेटर देन 1 होती है, जैसे कि 1.2 1.4, इसलिए गामा को हमने पहले लिखा है। गामा इज जनरली ग्रेटर देन 1। गामा जो होता है दैट इज जनरली ग्रेटर देन 1, इसलिए पहले लिखा है। और वो ब्रैकेट्स वाली टर्म भी स्टूडेंट हमारी P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1, एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इज P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1। उसके बाद स्टूडेंट अगर टेम्परेचर की फॉर्म में लेना है तो यहाँ पे P1 V1 की जगह हम nRT1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और P2 V2 की जगह nRT2 भी सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास दिस विल बी नेक्स्ट एक्सप्रेशन फाइनल इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर nR T1 minus T2 over gamma minus 1. So this is all something brief about thermodynamics. I hope students you might have learned something. Please do not forget to share my video. Thank you very much.